So hello everyone. Today this is chapter 20 of Lakshmikant. In that chapter we will study Central Council of Ministers about them. इस पे इसका आइडिया ये है कि इंडिया का रियल एग्जीक्यूटिव पावर कैसे किसके पास होती है और कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविज़न कहाँ दिया गया है, दैट वी विल स्टडी. सो पार्लियामेंट सिस्टम में क्या होता है. इंडिया के पार्लियामेंट सिस्टम है, आपको सभी को पता है, जो कि ब्रिटिश मॉडल पर बेस्ड है. इस सिस्टम में प्रेसिडेंट जो होता है नॉमिनेटेड सेरेमनियल हेड होते हैं और प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं. पीएम प्लस दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर द रियल एग्जीक्यूटिव्स. ठीक है, मतलब असली पावर प्राइम मिनिस्टर के हेडशिप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है. सेकेंड है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या रोल होता है. इनका रोल क्या हम बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो पीएम के साथ जो मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एक्सेट्रा, ये लोग पॉलिसी बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं. इसलिए इन्हें रियल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है. ठीक है, तो ये पॉलिटिकल ये डिसीजन बनाते हैं या फिर ये पॉलिसीज़ बनाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, रियल एग्जीक्यूटिव बोला जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल कहाँ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट सिस्टम को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता, सिर्फ ब्रॉड आउटलाइन देता है. दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, दैट इज़ आर्टिकल 74 एंड 75. तो आर्टिकल 74 डील विथ क्या करता है, ये बताते हैं कि व्हाट द स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वाइल आर्टिकल 75 डील्स विद द अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ एंड सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द मिनिस्टर्स. तो 75 तो मिनिस्टर्स के क्वालिफिकेशन, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओथ और ये सब बताता है. और 74 बताता है प्रेसिडेंट अपने काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर करते हैं. मतलब प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, वो पीएम और मिनिस्टर्स की सलाह पर एक्ट करते हैं. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या क्या हैं आर्टिकल 74 और 75 के. आर्टिकल 74 और 75 के बारे में पढ़ेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन. आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट्स. ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि पार्लियामेंट के लीडरशिप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं. ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं, काउंसिल प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं और प्रेसिडेंट को अपने काम इसी एडवाइस के अकॉर्डिंग करने होते हैं जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको एडवाइस देंगे. द एडवाइस स्टैंडर्ड ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट. इसका क्या होता है, इसका मतलब ये है कि मतलब फाइनल पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है. और कोर्ट में इंक्वायरी नहीं होगी अगर प्रेसिडेंट को दी गई मिनिस्ट्रियल एडवाइस को कोई कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता. कोर्ट ये भी नहीं पूछ सकती कि किसने क्या एडवाइस दी, आपको क्यों दी. तो इसमें कोर्ट का कोई भी रोल नहीं है, वो इंक्वायर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, प्रेसिडेंट एक बार एडवाइस को रिकन्सिडर कर सकते हैं लेकिन वापस भेज सकते हैं, लेकिन रिकन्सिडरेशन के बाद जो एडवाइस आती है उसको मानना ही पड़ेगा. मतलब फाइनल पावर किसके पास होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है. तो ये दो पॉइंट्स है इसमें आर्टिकल 74. मतलब पहला पॉइंट क्या है कि मतलब प्रेसिडेंट्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करना पड़ेगा. दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि इनका जो डिसीजन एडवाइस है वो किसी कोर्ट पे भी नहीं किसी कोर्ट उसके ऊपर मतलब इंक्वायरी नहीं कर सकता है. ठीक है, आर्टिकल 75 डील विद द अदर प्रोविजन ऑफ द मिनिस्टर्स, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बाकी मिनिस्टर्स को पीएम की एडवाइस पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, पीएम की एडवाइस पर अपॉइंट होते हैं. ठीक है, और साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 91st अमेंडमेंट एक्ट, 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2013 सॉरी. इसमें बताया गया है कि टोटल मिनिस्टर जो होता है पीएम प्लस सब लोकसभा के टोटल मेंबर का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते. तो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते सारे मिनिस्टर्स एज वेल एज पीएम. ठीक है, इन सब का 15% ज़्यादा नहीं हो सकते. और एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करो 543 है मेंबर्स टोटल लोकसभा में, तो मैक्सिमम मिनिस्टर 81 हो सकते हैं, उससे कम नहीं हो सकते, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते. थर्ड है डिफेक्शन रूल. डिफेक्शन रूल क्या होता है, जब पीएम डिफेक्शन के ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो वो मिनिस्टर्स भी नहीं बन सकते. ये अमेंडमेंट एक्ट 2003 है. ठीक है,
अगर सपोज़ करो जब डिफेक्शन हुआ पीएम के तो वो मिनिस्टर भी मिल सकते हैं। उसके बाद प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ऑफिस में रहते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट बोलता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। लोकसभा में कॉन्फिडेंस लॉस हो जाए तो पूरी गवर्नमेंट रिजाइन देने पड़ती है, तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनका। सिक्स पॉइंट होता है ओथ एंड ऑफिस ऑफ द ऑफिस के ओथ, सेक्रेसी के ओथ, ये सब प्रेसिडेंट देते हैं उनको। सेवन पॉइंट बोलता है इनका 6 मंथ रूल होता है, मतलब अगर कोई मिनिस्टर पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तो 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनाना पड़ेगा उनको, ठीक है, तो नहीं तो वो मिनिस्टर नहीं रह पाएंगे। 8 पॉइंट होता है से सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द मिनिस्टर शैल बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, तो जो सैलरीज एंड अलाउंस होते हैं मिनिस्टर्स के वो डिटरमाइन करता है, वो डिटरमाइन करता है आपका पार्लियामेंट। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं आर्टिकल 77 कंडक्ट बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें ये बताया गया है कि जैसे 75 आर्टिकल्स में क्या था कि 75 आर्टिकल्स में देखा सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर लिखा गया था। 77 आर्टिकल्स में क्या होता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है। सो आर्टिकल 77 बताता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें ये बताता है एग्जीक्यूटिव एक्शंस इन प्रेसिडेंट्स नेम, मतलब गवर्नमेंट के सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन प्रेसिडेंट के नाम पे ले जाते हैं, ठीक है। सेकेंड बोलता है ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर्स, मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट के नाम से सारे ऑर्डर्स प्रॉपरली ऑथेंटिकेट होने चाहिए रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर ऐसा ऑर्डर कोई कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके सिर्फ इस ग्राउंड पर प्रेसिडेंट ने पर्सनली साइन किया है, नहीं किया है, ठीक है, तो लीगल वैलिडिटी इंश्योर होती है उसकी। थर्ड होती है कि प्रेसिडेंट शैल मेक एनी रूल्स, प्रेसिडेंट चाहे तो रूल ऑफ बिजनेस बनाते हैं, कौन सा मिनिस्ट्री क्या काम करेगा डिसीजन होता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट बनाएगा और होम मिनिस्ट्री इंटरनल सिक्योरिटी देखेगा। उसके बाद आर्टिकल 78 ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, इसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना उनका काम रहेगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सारे डिसीजंस के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड मेकिंग प्रपोजल्स, ये सारे प्रेसिडेंट को आके जाके बताएंगे वो। सेकेंड पॉइंट है उनका ड्यूटीज़ क्या है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, अगर प्रेसिडेंट कोई इन्फॉर्मेशन मांगे तो पीएम को देना होगा। थर्ड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल कंसिडरेशन, अगर कोई मिनिस्टर्स का मिनिस्टर ने डिसीजन ले लिया हो पर काउंसिल ने कंसिडर ना किया हो, प्रेसिडेंट कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने रखो, पीएम लिंक डीपीएम एक लिंक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच का, ठीक है। आर्टिकल 88 बोलता है आपका राइट ऑफ मिनिस्टर्स इन पार्लियामेंट्स। सो इसमें ये बताया गया है कि लोकसभा हर मिनिस्टर को राइट है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बोलने का, ठीक है, और डिबेट और प्रेसिडिंग में पार्टिसिपेट करने के, और चाहे वो उस हाउस के मेंबर हो या ना हो, तो हर मिनिस्टर को ये राइट है कि वो किसी भी डिबेट में किसी भी हाउस के डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राज्यसभा एज वेल लोकसभा। बात करें लिमिटेशन की, अगर मिनिस्टर्स उस हाउस के मेंबर नहीं हैं तो वोट नहीं कर सकते, ठीक है, ये इनकी लिमिटेशन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बाद नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर्स। नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर्स, आर्टिकल 74 सिंपली इंग्लिश। सो इन दिस में हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल 74 क्या करता है। आर्टिकल 74 एड एंड एडवाइस देता है। आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करने के लिए प्रेसिडेंट अपने फंक्शन इस एडवाइस पर ही काम करते हैं। ये हमने पढ़ा था आर्टिकल 74 के बारे में। लेकिन बाइंडिंग इन नेचर ऑफ एडवाइस 47 एंड 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हैज़ मेड द एडवाइस बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो क्या बोला था कि 47 अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि मिनिस्टर्स के एडवाइस को प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग बना दिया गया। और 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, प्रेसिडेंट को सिर्फ एक बार एडवाइस रिकन्सिडर करने का राइट दिया गया, लेकिन रिकन्सिडरेशन के बाद जो एडवाइस मिलेगी
उससे मानना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल पावर फिर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास ही रहती है। 1971 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफिस में रहते हैं। रीजन क्या होता है उनका, प्रेसिडेंट बिना काउंसिल के काम नहीं कर सकता। सो ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि डिसॉल्व हो जाएगा दिस लोकसभा, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड विल रिमेन एट द ऑफिस। रीजन क्या है कि प्रेसिडेंट बिना उनके काम नहीं कर सकता। ठीक है, आर्टिकल 74 इज मैंडेटरी and therefore the president cannot exercise the executive real power without the aid or advice of the council of ministers. Any exercise of the executive power without the aid or advice will be unconstitutional as being violated of article 74. Again in 1974 the court held that whether the constitution requires satisfaction of the president, the satisfaction is not the personal satisfaction of the president, but it is satisfaction of the council of ministers with whom aid and whose advice of the president exercise his power. इसमें ये बताया गया है कि देखो, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिना एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो अगर प्रेसिडेंट ऐसा करे तो वो एक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, क्योंकि आर्टिकल 74 का वायलेशन हो जाएगा। 1974 में सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए एक केस हुआ था। क्या हुआ था उसमें, क्या कहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, कोर्ट ने क्या क्लियर करा, कोर्ट क्लैरिफाई, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, उसका मतलब प्रेसिडेंट को पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को की सेटिस्फेक्शन। ठीक है, प्रेसिडेंट सिर्फ फॉर्मल हेड है। अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट वाइल द अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें यही बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर प्रेसिडेंट अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। यूजुअली क्या होता है, द मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा इज अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर्स। अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ इधर ऑफ द हाउस कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा उनको, किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी मिनिस्ट्रीशिप सीज कर दी जाएगी। उसमें ये क्या है, कोई भी मिनिस्टर्स है, कोई मिनिस्टर हु इज अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द अदर्स हाउस ऑल्सो, बट ही कैन वोट ओनली इफ द हाउस इन द हाउस वेयर ही इज़ अ मेंबर। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओथ एंड सैलरीज ऑफ मिनिस्टर्स। ये हमने पढ़ाया था कि मिनिस्टर्स की ओथ क्या होती है। बिफोर मिनिस्ट्रीज एंटर अपॉन हिज ऑफिस, मिनिस्टर्स एंटर अपॉन हिज ऑफिस, द प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेड to him as oath of the office as secrecy। ये जो था वो तो क्या ओथ होता है, तो पहला उनका हम पढ़ेंगे हम। तो मिनिस्टर की ओथ क्या होती है, प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स को ओथ ऑफ ऑफिस देते हैं। पहला वो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिया के अकॉर्डिंग के प्रति ट्रू फेथ और एलिगेंस रखेंगे, इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करेंगे, अपनी ऑफिस की ड्यूटीज़ को फेथफुली और ऑनेस्टली परफॉर्म करेंगे, और बिना फियर या फेवर के लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वे ऑनेस्टली लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जस्टिस करेंगे। ठीक है, जो उनके होते हैं। इसमें ये है कि मतलब मिनिस्टर्स को न्यूट्रल, ऑनेस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम करना होगा। ये चारों का अगर समझे आप बोलोगे तो ओथ एंड सीक्रेसी कॉन्फिडेंशियल से भी होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी। उसमें बताया गया था मिनिस्टर प्रॉमिस करते हैं जब भी ऑफिस मैटर उसके सामने आएंगे वो बिना ज़रूरत किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, सिर्फ ड्यूटी डिस्चार्ज के लिए ही इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। इससे गवर्नमेंट सेक्रेसी और नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओथ केस 1990, इसमें क्या हुआ था, देवीलाल ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में ओथ ली। कॉन्स्टिट्यूशन में डिप्टी पीएम का पोस्ट मेंशन नहीं है,
तो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक हुआ, ओथ वैलिड है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टाइटल है, इससे पीएम की पावर्स नहीं मिलती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का वॉल्यूशन नहीं होता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ ओथ करेक्ट होना चाहिए। उसका सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर्स, ये हमारा सैलरीज अलाउंस है। पार्लियामेंट मिनिस्टर की सैलरी अनाउंस डिसाइड करते हैं आर्टिकल 75 पे। मिनिस्टर को क्या क्या मिलता है सैलरीज एंड अलाउंसेस में, एक तो सब पेट्रियरी अलाउंस मिलता है रैंक के हिसाब से, फ्री एकोमोडेशन मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, और मेडिकल फैसिलिटी नज़र मिलता है। एग्जांपल, ये फिगर हिस्टोरिकल है, कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। पीएम को मान लेते हैं 1500 रुपये मिला, ठीक है, 1500 रुपये मिले पीएम को, तो 2001 में 3000 रुपये हो गए। कैबिनेट मिनिस्टर को अगर 1000 रुपये मिलते हैं तो वो 2000 हो जाएंगे। मिनिस्टर्स को अगर 500 मिलते हैं तो कितने भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द प्राइम मिनिस्टर वॉज इन 2001 द सप्लीमेंट्री अलाउंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर वॉज 1500 to 3000 रुपीज़ पर मंथ फॉर कैबिनेट मिनिस्टर, 1000 से 2000 पर मंथ फॉर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, 500 रुपये से 1000 रुपये पर मंथ, एंड फॉर डिप्टी मिनिस्टर 300 रुपये से 600 रुपये पर मंथ। ये क्या है आपके अलाउंसेस हैं, सप्ली सम्पचुअरी अलाउंसेस। सो हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स। सो दो टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 75 में क्या बताया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मैं इसकी पूरी समरी बता देता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी। तो 75 में क्या बताया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है। मीनिंग का मतलब, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपली है कि सभी मिनिस्टर्स टीम की तरह काम करते हैं, एक मिनिस्टर का एक्शन पूरे काउंसिल के एक्शन में माना जाएगा, गलती भी कलेक्टिव होगी, सक्सेस भी कलेक्टिव होगी। कॉन्सेप्ट सिंक एंड स्विम टुगेदर, इसका मतलब है सिंक एंड और स्विम टुगेदर। लोकसभा के सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर अपने एक्ट जो किया, ओमिशन जो नहीं किया, दोनों के लिए लोकसभा के जवाबदार होते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होता है, अगर लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन से पास कर दे तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करना पड़ेगा, चाहे मिनिस्टर लोकसभा से हो या फिर अल्टरनेटिव क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं लोकसभा डिसॉल्व कर दो। रीजन क्या दे सकता है कि हाउस इलेक्टोरेट के रियल व्यू रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इम्पोर्टेंट, प्रेसिडेंट ऑब्लाइज नहीं है मानने के लिए, अगर गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुकी है प्रेसिडेंट डिसॉल्व करने से मना कर सकते हैं। कैबिनेट डिसीजन बाइंडिंग होते हैं, कैबिनेट का डिसीजन सब मिनिस्टर पर बाइंडिंग है, चाहे किसी मिनिस्टर ने कैबिनेट मीटिंग में अपोज किया हो या मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर डिसीजन डिफेंड करना ही पड़ेगा। डिसएग्रीमेंट का रूल क्या होता है, डिसएग्रीमेंट का रूल क्या होता है, अगर कोई मिनिस्टर डिसएग्री कर रहा है डिसीजन को और डिफेंड नहीं कर सकता तो रिज़ाइन करना कंपलसरी हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। हिस्टोरिकल एग्जांपल है 1953 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोला कि हिंदू कोड बिल पर डिसएग्रीमेंट दिया था, सी डी देशमुख ने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पॉलिसी, आरिफ मोहम्मद ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स पे 1986 पे। तो ये सारे एग्जांपल हैं। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि तो आर्टिकल 75 बोलता है मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट्स। इसका मतलब क्या है कि मिनिस्टर्स जो होते हैं प्लेजर ऑफिस को होल्ड करते हैं प्रेसिडेंट के प्लेजर की वजह से, प्रेसिडेंट के प्लेजर से। मीनिंग थ्योरी और क्या होता है, इसमें क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे थ्योरी वर्सेस रियलिटी क्या होती है। थ्योरी में मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ऑफिस में रहते हैं, इसका मतलब प्रेसिडेंट मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, प्रेसिडेंट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट अपनी मर्ज़ी से किसी मिनिस्टर को रिमूव नहीं कर सकती है।
तो अगर पीएम किसी मिनिस्टर के परफॉर्मेंस से अनहैप्पी है तो ओपिनियन डिफरेंट है, तो पीएम मिनिस्टर से रिजाइन करने को कह सकते हैं या प्रेसिडेंट को डिसमिस करने का एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी पीएम के टुवर्ड्स एस्टेब्लिश होगी। हाँ, सपोज करो लिंक विद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीएम के या पावर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनफोर्स करता है, क्योंकि मिनिस्टर कैबिनेट लाइन फॉलो नहीं करते तो पीएम उसे हटा सकते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ऑब्जर्व करा था इसमें भी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी पॉसिबल है जब पीएम के पास मिनिस्टर को अपॉइंट और डिसमिस करने का पावर हो। सो नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स। इसका मतलब क्या है कि ब्रिटेन का सिस्टम क्या है, किंग के हर पब्लिक एक्ट पर मिनिस्टर के काउंटर सिग्नेचर होते हैं। अगर एक्ट इलीगल हो मिनिस्टर लीगली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्राइम मिनिस्टर प्रिंसिपल क्या है, किंग कैन डू नो रॉन्ग। ठीक है, मतलब राजा कभी गलत नहीं कर सकता, तो उसके काउंटर किसके साइन होते हैं, काउंटर साइन किसके होते हैं, मिनिस्टर्स के होते हैं। इंडिया के सिस्टम में, इंडिया में क्या होता है, मिनिस्टर्स का लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई प्रोविज़न नहीं है। प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर मिनिस्टर का काउंटर सिग्नेचर मैंडेटरी नहीं है। कोर्ट्स मिनिस्टर के एडवाइस को इंक्वायर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इंडिया में मिनिस्टर पॉलिटिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे मिनिस्टर लीगल रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन।